अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भुजा AC की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और भुजा BC की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो भुजा AB की लंबाई पूछ रहा है। तो एक बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, इसमें ये कोण क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितना दिया है, कर्ण की वैल्यू आपका 10 दिया है और लंब की वैल्यू कितना दिया है, लंब की वैल्यू 6 दिया है। तो इसकी वैल्यू AB की वैल्यू पूछ रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 दहा में 100 हो जाएगा, अच्छा के 36 हो जाएगा, और 100 36 को इधर लाओगे तो घट जाएगा, यानी AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 100 में 36 घटेगा तो 64, और अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 और 6 का स्क्वायर करोगे 36, फिर इधर लाओगे तो घट जाएगा, 100 में 36 घटेगा 64, और फिर AB पर से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेम, अगला क्वेश्चन वही है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया है आपका क्या दिया है, लंब कर्ण का मान दिया है और लंब का मान दिया है और आधार का मान पूछ रहा है। उसी तरह से 15 का स्क्वायर 225 बराबर, और इसकी वैल्यू दिया है AC की वैल्यू दिया है 9, 9 का स्क्वायर 81, अब प्लस AB की वैल्यू पूछा है तो AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 225 में से 81 घटाओगे तो 144 हो जाएगा, 144 बराबर AB स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर इधर से हटाओगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट 144, और 144 का अंडर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 12, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इसका आंसर 12 आएगा। आप देखिए कहाँ है 12 ऑप्शन में। हाँ, तो आंसर नंबर इसका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ गया ना, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे नीचे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें दिया है आपका 27 में AB की वैल्यू 7 और BC की वैल्यू 5 दिया है। AB की वैल्यू 7 और BC की वैल्यू, AB की वैल्यू दिया है 5, AB की वैल्यू 5 और BC की वैल्यू 7 दिया है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं। AB एक समकोण त्रिभुज है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 × 49 और 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 25। तो एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। AB 7 और BC 5 दिया है। ठीक है, AB 7 और BC 5 दिया है, AB 7 और BC 5 दिया है। इसकी वैल्यू 7 दिया है और इसकी वैल्यू 5 दिया, और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी AC का स्क्वायर सेम उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का स्क्वायर क्या होगा 7 × 49 और BC का स्क्वायर 5 × 25। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 9 × 5 = 14 और 4 × 2 = 6 1 7, यानी फाइनली AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 74। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 74। ठीक, अभी किसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं AC किसका वर्गमूल होगा। तो 74 का वर्गमूल निकालने के लिए इसका जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा ऐसे बनेगा। ठीक, और कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। हाँ, 8 का 8 बार ले जाएंगे तो 8 × 8 = 64, और 9 बार ले जाएंगे तो 9 × 9 = 81 होगा, यानी कितनी बार जाएगा 8 ही बार जाएगा। ठीक, यहाँ भी 8 हो जाएगा, तो 8 × 8 = 64, बचेगा क्या 10। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, देखिए 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट तो कई ऑप्शन हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, अब फिर भाग दे, एक यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब भाग करेंगे, एक अंक यहाँ पे छिपा, सॉरी। ठीक, अब भाग करिएगा, एक अंक यहाँ का छोड़ के एक अंक यहाँ का छोड़ के, 16 × 6 = 96। देखिए 6 बार जाएगा, तो 6 अगर यहाँ लिख दें तो 6 यहाँ भी होगा, 6 × 6 = 36 और 16 × 6 = 96, 96 और 3 = 99। ठीक है, तो क्या होगा 8.6 ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 8.6। याद रखिएगा कैसे निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि यदि कुल लंबाई यल की वैल्यू दिया है, कोई रस्सी है उसकी पूरी लंबाई दिया है 2.75 और उसको दो भागों में बांटा जा रहा है। ये पूरा यल है, ठीक, इसको दो भागों में बांटा जा रहा है, L1 और L2, और L1 और L2 का रेशियो दिया है कितना 2:3। याद रखिएगा 2:3 दिया है, L1 रेशियो L2 बराबर 2:3 और पूरा L बराबर दिया है 2.75। तो पूछ रहा है L2 की वैल्यू क्या होगी। भाई एक रस्सी को ही दो भागों में बांटा जा रहा है, यानी इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा जाए तो इसके बराबर आना चाहिए, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, L1 + L2 5 बराबर हो जाएगा 2.75। और किसकी वैल्यू पूछ रहा है L2 के, तो L2 इसमें क्या है 3, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 बराबर मान लो L2, तो इसका 3 का गुणा हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, तो L2 बराबर हो जाएगा 2.75 × 3/5। तो क्या हो जाएगा 5वां 25 और 5वां 25, 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 16.5। तो देखिए कहीं यहाँ आंसर 16.15 नहीं 1.65। तो देखिए कहीं आंसर है, जी हाँ है आंसर नंबर सी। तो 28 का सी। इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, तो 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। तो वही बात है, वो फार्मूला लगता है M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। तो दिया है एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, ठीक है, यानी 8 काम करने में 3 दिन बटा W1/W2, यही क्वेश्चन, ये फार्मूला था, याद रखिएगा M1 D1 T1 बटा W1 M2 D2 T2/W2। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले वाले मैकेनिक के लिए M1 मतलब आदमी, एक आदमी है, ठीक, और कितनी मशीनों का असेंबल करना है, इसमें मान लेते हैं W1, तो 8 मशीनों को असेंबल करना है, कितने दिन लगते हैं, D1 बराबर 3 दिन। अब बात करते हैं इधर कितनी मशीनों को असेंबल करना है, तो WT बराबर 64। कितना आदमी है, एक ही आदमी है। अब दिन पूछ रहा है तो D2 की वैल्यू निकालना है, बस निकाल सकते हैं आप। M1 की वैल्यू 1, ठीक है, और D1 की वैल्यू 3, W1 की वैल्यू 8। इसी तरह इधर आ जाओ, M1 की वैल्यू 1 और D2 की वैल्यू निकालना है, और कितनी मशीनों को असेंबल करना है 64। तो बस तिरछा इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो D2 बराबर आपका हो जाएगा 3 × 64/8। तो 8 ही उठा 64 और 8 तरीके 24, यानी कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन विधिवत समझने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझिए, जो पढ़े वो तुरंत समझ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा है और बड़ा गियर 60 RPM पे घूमता है, तो छोटे गियर का RPM क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे गियर में गियर का एक फार्मूला होता है N1 D1 बराबर N2 D2। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। 160 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर से जुड़ा है, D1 मतलब व्यास होता है, तो एक गियर का व्यास मान लीजिए 180 है, तो दूसरे गियर का व्यास क्या हो जाएगा 60, और ये क्या कर रहा है, और बड़ा गियर 60 RPM मतलब वही N1, इसकी वैल्यू दिया है 60, और छोटे वाले गियर का RPM पूछ रहा है, तो N2 मान लीजिए, दोनों का गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 60 × 180 बराबर N2 × 60। अब 60 का इसमें भाग कर दीजिए, 60 से 60 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा N2 बराबर 180। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला आपका वही है। फार्मूला रियल में ये होता है πD1 N1 बराबर πD2 N2, ठीक। यहाँ पाई कांस्टेंट है तो कट जाता है, और D1 किसी एक गियर का व्यास, N1 उस गियर की RPM, D2 दूसरे गियर का व्यास, N2 दूसरे गियर की RPM। इसी फार्मूले पर रखेंगे और आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कास्टिंग के तांबे का वजन इतना किलोग्राम है और टीन का वजन इतना किलोग्राम, तांबे का प्रतिशत पूछ रहा है। लो भैया, कास्टिंग के तांबे का वजन इतना किलोग्राम और टीन का वजन इतना है, तो तांबे का प्रतिशत पूछ रहा है।
तो तांबे का प्रतिशत पूछ रहा है। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन इतना, अच्छा कोई कास्टिंग की गई है जिसमें तांबा 42.3 है और टीन कितना है 2.7 है, इन्हीं दोनों को मिला के कास्टिंग की गई है। तो पूछ रहा है तांबे का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो तांबे का क्या प्रतिशत होगा भाई, जो कास्टिंग की गई है कास्टिंग वो 42.3 प्लस 2.7 इन दोनों को मिलाकर की गई है। तो टोटल उस कास्टिंग का वेट कितना हो जाएगा 7 3 10, 2 2 4 5 और ये हो जाएगा 4 45। पूरे कास्टिंग का वेट कितना हो जाएगा 45। ठीक, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी 45। ठीक, तो पूछ रहा है तांबे का प्रतिशत क्या होगा। तो तांबा कितना है 42.3, मान लो इसका x% है तो इसका इसमें तिरछा गुणा कर लीजिए और 45 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो कर दे रहे हैं 100 गुणे 42.3 बटा 45, इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर 100 का गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 42 30 और 45 का भाग कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा 5 कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, लेकर चलिए 9 × 6 45, 9 चौके 36, 36 4 40, हटाएंगे तो क्या होगा 1 और 8 80 हो जाएगा, और 45 चौके 80 यानी 94% उसमें क्या होगा तांबा होगा। तो आंसर क्या होगा बी 94% तांबा, और जो बच गया वो क्या होगा टीन। तो पूछ सकता है टीन का प्रतिशत, तो टीन का प्रतिशत 6% हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पूछा है तांबे का प्रतिशत, और तांबे का प्रतिशत कहाँ पर क्या हो जाएगा 94%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचता है और उसे 25% लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य क्या है। लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो भी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य क्या है यक्स है। ठीक, तो कितने % का लाभ हुआ है 25% का, तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा बटा 100। ठीक, ये निकल जाएगा विक्रय में, और विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या दिया है 300। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 25 बचे 125 और 25 चौके 100, इसका भाग कर दीजिए इसमें 5 छक्के 30 और 4 का गुणा कर लीजिए, तो x बराबर 6 चौके 24, उसका क्रय मूल्य क्या हो गया 240। तो इसका आंसर 240 होगा, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8.5 को दशमलव में बदलना है। लो भैया बहुत ही आसान है, 8.5 परसेंटेज को दशमलव में बदलना है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो और यहाँ लग जाएगा। ठीक, अब पूरी तरफ से इसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो दशमलव में बदलेंगे तो 1000 का भाग देना है, तो 3 जीरो यहाँ पे है तो दशमलव 3 अंक पहले चला आएगा, यानी 1 2 3 यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो आंसर क्या होगा 0.185। तो इसका आंसर क्या हुआ 0.185। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। ठीक, तो पारा क्या है एक द्रव धातु है, ये भी धातु हो गई, पीतल भी धातु होती है और लोहा भी धातु होती है, तो अधातु कौन सी हो गई ग्रेफाइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु में प्रमुख रूप से लोहा होता है। तो लोहा सबसे ज़्यादा किस में होता है फेरस मेटल में। लौह धातुओं में प्रमुख रूप से क्या होता है मेटल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है, तो ऐसी धातु को क्या बोलते हैं अलौह धातु है, आंसर बी। ठीक, और जिसमें लोहा सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं लौह धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। तो यांत्रिक गुण जब हम पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेनासिटी, सब एक क्या है यांत्रिक गुण है। आइए देखते हैं कौन सा यांत्रिक गुण है। तो फ्यूजिबिलिटी यांत्रिक गुण नहीं है। ठीक, संचारण भी यांत्रिक गुण नहीं है, स्ट्रक्चर भी यांत्रिक गुण नहीं है, सब क्या है भौतिक गुण है। तो और डक्टिलिटी तन्यता क्या है यांत्रिक गुण होता है। तो याद रखिएगा यांत्रिक गुण हम बताए होंगे, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, टेनासिटी, ये सब क्या है यांत्रिक गुण होते हैं। बाकी रंग, फ्यूजिबिलिटी, कोरोजन, स्ट्रक्चर, ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर क्या सही होगा बी सही होगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भंगुर है। लो, भंगुर कौन सी धातु है, तो कास्ट आयरन भंगुर होता है, बताए होंगे आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा कच्चा लोहा। कैसी धातु है भंगुर है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वो बहुत हार्ड होता है, और हार्ड जो मेटल जितना हार्ड होता है उतना ही ज़्यादा ब्रिटल होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक कटने के कारण, अच्छा धातु का कौन सा गुण है जो कटने का विरोध करता है? तो कौन सा? हार्डनेस। सबको पढ़ लीजिएगा। डक्टिलिटी से तार बनाए जाते हैं, मैलिबिलिटी से चादर बनाए जाते हैं, ठीक है। और कठोरता काटने का विरोध करता है, मतलब किसी चीज़ को काट सकता है, और अपने खुद कटने का विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन करने में सक्षम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 का आंसर क्या होगा? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? अगर वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दोगे तो अस्थायी विरूपण हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी, विरूपण करोगे हो तो जाएगा, लेकिन जैसे ही बल हटाओगे पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, उसे बोलते हैं प्रत्यास्था, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर इसका बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर, अच्छा कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि कौन सा गुण बल लगाए तो अपना विरूपण तो कर लेता है, लेकिन जैसे बल हटाए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। चलिए ये सब धातु के यांत्रिक गुण है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का गर्म करने पर पिघल जाती है? किस गुण के कारण? तो किस गुण के कारण? फ्यूजिबिलिटी की वजह से। और एक ऐसा गुण है, भौतिक गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? किसका? टंगस्टन। क्यों? क्योंकि उसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। 3200 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसलिए इसी का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं, किस किस मिश्र धातुओं से मिलकर पीतल बनी होती है? तो पिताजी, पीतल और क्या पूछा है? पीतल जो पीतल का हम फार्मूला जानते हैं, पिताजी, ठीक। तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तांबा और जिंक। आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है। सफ़ेद ढलवा लोहे का वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है। किस ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? तो वाइट कास्ट आयरन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 46 है, किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 है, कास्ट आयरन का फोर्जिंग नहीं की जा सकती है, ठीक। याद रखिएगा, कास्ट आयरन ही लोहे में सबसे ज़्यादा हार्ड लोहा होता है, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है, और ये ब्रिटल भी होता है, ठीक। तो आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो किसका? ग्रे कास्ट आयरन। किसका? ग्रे कास्ट आयरन। जो मशीनों के फाउंडेशन है वो ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क में पग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? लो भैया, लौह अयस्क में पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? तो ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किया जाता है। तो आंसर नंबर सी, ठीक। याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। पिग आयरन बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का, और कास्ट आयरन बनाने के लिए क्यूपोला भट्ठी का, और रट आयरन बनाने के लिए पुडलिंग भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग करते हैं? क्यूपोला भट्ठी का। और रट आयरन बनाने के लिए पुडलिंग भट्ठी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को बोलते हैं माइल्ड स्टील। क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील। याद रखिएगा, सबका परसेंटेज याद रखिएगा कि लो कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज होता है, मीडियम कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज होता है, हाई कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज होता है। आगे वाले क्वेश्चन वही सब है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है? तो कार्बन कितना परसेंटेज होता है? 0.05 से 0.15 तक। आंसर नंबर ए, ठीक। आंसर नंबर ए नहीं, सॉरी, आंसर नंबर सी, 0.25% से 0.5%। ये तो लो कार्बन स्टील में होता है, ऊपर वाला दोनों, ठीक। मध्यम में ए, और जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें डी वाला। तो तीनों याद करिएगा। चलिए, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है? अभी बताएं, ऊपर वाला 0.15, मतलब आंसर नंबर बी। याद रखिएगा, तीनों का परसेंटेज याद रखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक। ये बी वाला लो है,
फी वाला मीडियम है और डी वाला हाई है। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.15% से 0.25% तक, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.25% से 0.5% तक, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.5% से 1.5% तक। चलिए ठीक, अब अगला क्वेश्चन कर ही सकते हैं। निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज तो बता ही चुके हैं, उस कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज तो ये भी बता चुके हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। एल्युमिनियम किसका अयस्क बताइए, बॉक्साइट का। ठीक, एल्युमिनियम बॉक्साइट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका कि धातु का वह कौन सा गुण है जिससे बिना टूटे उसे तार के रूप में बनाया जा सकता है। डक्टिलिटी। ठीक है, सारी धातु के मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। डक्टिलिटी, बिना टूटे तार बनाया जा सकता है। आघात वर्णना, बिना टूटे चंद्र बनाया जा सकता है। कठोरता, किसी को काटा जाता है उसको कटने का विरोध करता है। ब्रिटलनेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक है। तो भैया तांबा मेटल है तो सुचालक है, एल्युमिनियम मेटल है तो सुचालक है, चांदी भी सुचालक है। माइका क्या है, मेटल नहीं है तो इसलिए क्या है, एक कुचालक है। कुचालक वह पदार्थ होता है जिससे विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह न हो पाए, उसे कुचालक कहते हैं। सुचालक उसे कहते हैं जिससे विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सके, उसे हम सुचालक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का प्रयोग किया जाता है। तो 57 क्वेश्चन का आंसर है सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन वाले रबर का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। 58 नंबर का आंसर क्या होगा, कोबाल्ट स्टील। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है। मतलब ओवर जो सर के ऊपर से लाइनें गुजरती हैं तो उसमें किस कुचालक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका, पोर्फिलिन का उपयोग किया जाता है। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो समझने वाला आएगा उसको हम समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्विच बनाने के लिए किस कुचालक का उपयोग किया जाता है, तो किस कुचालक का, बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, बैकलाइट का। तो बस क्वेश्चन नंबर 60 तक काफ़ी है, अभी आएंगे कुछ देर में फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक आप इसको देखिए और समझिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट